गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, मैं आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ाऊंगी, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका फर्स्ट पेपर है। बच्चों, अपन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस को डिस्कस कर लें। आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग दिया गया है। सेकेंड यूनिट है, उसके अंदर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट और नोबल गैसेस वगैरह ये सारी दी गई हैं। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। साथ ही हमें जो एक्स जिनॉन है, जिनॉन के जो कंपाउंड है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था कि आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके बारे में सबसे पहले जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक दिया गया है वो है आपका डी ब्रॉगली मैटर वेव, यानी डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंगे। बच्चों, सबसे पहले आइंस्टीन ने 1905 में यह बताया कि प्रकाश के कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी कि जो आपका प्रकाश कण है वो एक तो कण की तरह भी व्यवहार करेगा, दूसरा वो वेव की तरह भी व्यवहार करेगा। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसकी कणीय प्रकृति को बहुत अच्छे से समझाता है, जबकि प्रकाश का ध्रुवण हुआ, विवर्तन हुआ और जो परावर्तन है इसकी तरंगीय प्रकृति को दर्शाता है। यानी कि प्रकाश की प्रकृति डेथ है, यानी कि दोहरी प्रकृति करता है, यानी कि वह एक तो कण की तरह भी व्यवहार करता है, दूसरा वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। सन 1924 में जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसी प्रकार द्रव्य भी कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य के कण तरंग रूप में बहते हैं और द्रव्य तरंग का तरंग दैर्घ्य द्रव्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि डी ब्रॉगली ने प्लांक व आइंस्टीन समीकरण की सहायता से द्रव्य तरंग का तरंग दैर्घ्य को निकाला। तो बच्चों, आप यहाँ पर इक्वेशन देखिए। आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार एनर्जी हमारी क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर E एनर्जी है, M मास है और C हमारी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का वेग है। इसी तरह से प्लांक इक्वेशन दी गई है, E इज इक्वल टू एच म्यू। अब इसमें देखिए, यहाँ पे H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, म्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो जब दोनों एनर्जी इक्वेशन है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। लेमडा यहाँ पर हमारी वेवलेंथ है, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से सी है, सी से सी क्रॉस हो जाएगा। जब ये सी यहाँ नीचे जाएगा, इधर इस तरह नीचे जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा ये सी, और नीचे जो सी गया है उससे वेलोसिटी दोनों क्रॉस हो जाएगी और हमारा एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होता है, या लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी होता है। ये जो है हमारी वो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, किसके लिए, लाइट फोटोन के लिए। फॉर एनी पार्टिकल सी कैन बी रिप्लेस बाय म्यू, यानी कि हमको सी जो हमारा प्रकाश का जो वेग है उसको यदि हम सिंपल वेलोसिटी से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल एच अपॉन एम वी। यहाँ पर वी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी यहाँ पर प्रकाश का वेग नहीं है, यहाँ पर किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की। तो लैम्डा क्या होगा, एच अपॉन पी। पी यहाँ पे क्या है आपका, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, यानी संवेग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन अंडरवुड हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टू एम। या हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन के ई। यहाँ पर क्या है, के ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी को बच्चों। तो आप देखिए कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम वी। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻27 होती है। और आपके 100 क्या है,
मास है और 100 आपकी वेलोसिटी है। तो आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, आंसर क्या आया, 6.62 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अ पार्टिकल ऑफ अ मास 1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज रिवॉल्विंग with a velocity of 2.20 into 10⁻8 centimeter per second, calculated its wavelength। सेम फार्मूला लगाया बच्चों अपन ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पर अपने को उसकी वैल्यू पता है प्लांक कांस्टेंट की 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड। अब अपॉन इसकी क्या हो गया, हमें यहाँ पर ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू भी दी हुई है 2.20 इंटू 10⁻8। इसी तरह से हमारा मास दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻24। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो क्या आई, 3.01 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये तो बात हुई बच्चों वेलोसिटी की। अब हम आगे बात करें कि एलिमिनेशन ऑफ वी यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। देयरफॉर इट मस्ट बी एलिमिनेटेड फॉर द डी ब्रॉगली इक्वेशन। और डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है उससे हम इसको पूरी तरह से अलग रखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज ई, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज ई है, मास उसकी एम है और उसकी वेलोसिटी वी है, इज एक्रिलिएट बाय अ पोटेंशियल ऑफ वी वोल्टेज इवन इज एनर्जी गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम इससे हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या मास हो गया, वी इसकी वेलोसिटी होगी। तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल टू क्या होगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ई वी अपॉन 300। ई वी यहाँ पर क्या है बच्चों, ई आपका चार्ज है, वी आपका क्या है, वोल्ट है, पोटेंशियल वोल्ट है। और आपका जो 1 वोल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/300 ई एस यू के इक्विवेलेंट होता है। अब यदि हम एनर्जी निकालें तो आप ये देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी अपॉन 300, क्योंकि दोनों एनर्जी इक्वेशन है, दोनों का हम एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू अंडरवुड ई वी अपॉन 150 एम। तो ऑन सब्स्टिट्यूशन v इज डी ब्रोगली इक्वेशन। अब इस जो v की वैल्यू, जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, अब हम इसको कहाँ रख रहे हैं, हमने जो कैलकुलेट करी थी डी ब्रोगली इक्वेशन उसमें हम लिखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू 1 अपॉन अंडरवुड ई वी अपॉन 150 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 150 अपॉन एम ई वी, या वैल्यू जो है एच अपन एम ई वी किसके इक्वल है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, अंडरवुड 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। अब हम यहाँ पर सिंपल सी एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्रिलेट बाय अ पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट इन डिवीजन एंड ग्रामर एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द वेवलेंथ। यदि हम इसकी कैलकुलेट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन अंडरवुड 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम है। तो 150 अपॉन 1.5 हो गया वोल्ट, v की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो 100 अपॉन अंडरवुड एंगस्ट्रॉम हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके हमारी 10 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स आती है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल देखें तो आप यहाँ पर देखिए, हमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ को। इसके लिए हमें मोमेंटम दिया है 1.092 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू हमको पता ही है, प्लांक कॉन्स्टेंट है ये 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। तो हम डी ब्रॉगली इक्वेशन लेते हैं। लैम्डा अपन ने ये कैलकुलेट किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो पी यहाँ पे मोमेंटम है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू लिखी और नीचे अपन ने पी की वैल्यू लिखी। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 6.068 इंटू 10⁻⁻7। अब बच्चों यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल डिमोस्ट्रेट बाय डिवीजन ऑफ जर्मन इन 1927 में कुछ कैलकुलेशंस की गई थी निकल क्रिस्टल के ऊपर। इलेक्ट्रॉन का जो डेविएशन है, या इसको हम हिंदी में कहते हैं विवर्तन है, उसका अध्ययन किया गया था। तो उनको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए प्राप्त जो विवर्तन प्रतिरूप है,
यानी जो डिफ्रैक्शन है उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे कि हम एक्स किरणों के लिए विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। यानी कि जिस तरह से एक्स किरणों में विवर्तन होता है उसी तरह से हमें विवर्तन यहाँ पर किस में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन में देखने को मिलता है। यह प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी किरणों की तरह तरंगीय होती है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी किसकी तरह व्यवहार करता है, वेव की तरह व्यवहार करता है और कण की तरह व्यवहार करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। इससे डी ब्रोगली के सिद्धांत की पुष्टि होती है, यानी इसको स्पेसिफाई किया है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिबिट बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली बट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक, नीचे आप देखिए डार्क उसमें दिखा है, वी विल हैव टू रिमेन सेटिस्फाइड विद द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज बोथ द पार्टिकल एंड द वेव। यानी कि जो एक्स किरणों के विवर्तन के आधार पर हमने इस चीज़ को प्रूफ किया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी तरंग और कण की तरह व्यवहार करता है। अब सेकंड टॉपिक आपका आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, यानी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति व संवेग के मान की एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आया आपके? यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्थिति और संवेग का जो मान है एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। यही आपका अनसर्टेनिटी रूल है। बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिकल देना पड़ेगा। डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एंड साई। यहाँ पर बच्चों डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि अनसर्टेनिटी क्या, अनिश्चितता हो गई इलेक्ट्रॉन की। डेल पी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो हम लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू डेल mv इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। हम m इधर लेके चले गए, m यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल है, और डेल वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फॉर ए माइक्रो पार्टिकल, यदि हम किसी माइक्रो पार्टिकल की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन की, तो m इज़ वेरी लेस, m का मान बहुत ज़्यादा कम होता है। हैंस तो डेल x इंटू डेल वी इज़ वेरी हाई। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, यदि यहाँ मास बहुत कम है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉर अ मैक्रो पार्टिकल, यानी कोई बड़ा पार्टिकल है, बुलेट है या फुटबॉल है, तो इसके लिए m की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर जो डेल एक्स और डेल वी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये है आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जितने भी सूक्ष्म कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान बहुत कम होता है, अतः स्थिति व वेग में अनिश्चितता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि स्थूल कणों का द्रव्यमान अधिक होता है। यानी हम बड़े पार्टिकल की बात करें तो उनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा अधिक होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, h अपॉन m का मान बहुत कम होगा, और वेग व स्थिति के मापन में अनिश्चितता जो है, हमारी अनसर्टेनिटी, वो नगण्य हो जाएगी। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन को कोई निश्चित स्थिति या कक्षा नहीं माना जा सकता है। तो यदि हम दूसरे शब्दों में क्या, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। वन कैन ओनली डिस्क्राइब अ रीजन इन स्पेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट प्रोबेबली फाउंड। द रीजन इज रेफर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब यदि हम आगे अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल को देखें, इन दिस मॉडल ऑफ एन एटम एंड द मास एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर
distributed in their dimension around the nucleus and cannot not conform to Bohr stationary orbital. The probability of finding an electron, बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से सुनिए. दो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज हाईएस्ट, यानी कि जहां पर सबसे ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिलेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है. इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजली टू द बोर्स एनर्जी लेवल. नॉलेज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज यूटिलाइज फॉर सजेशन द स्ट्रक्चर ऑफ अदर एलिमेंट. ठीक है, अब यानी कि हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होगी, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स की. इन एन ऑर्बिटल 0, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन आर लोकेटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. यानी भी किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें एक या दो 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं. क्यों देखने को मिलते हैं? यहाँ पर हमें इसलिए देखने को मिलेंगे और दोनों हमें विपरीत स्पिन में मिलेंगे, यानी एक प्लस हाफ में होगा तो दूसरा हमारा माइनस हाफ के अंदर होगा. The volume of space where there is high probability of finding the electron. The orbital, अब orbital की बच्चों यहाँ पर definition देखिए. Orbital क्या है? Thus the orbital is defined as the volume of space where there is highly probability of finding the electron. यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहाँ सबसे ज़्यादा होगी उसे हम ऑर्बिटल कहेंगे. The S, P, D, F and G सब लेवल्स कंसिस्टिंग ऑफ 1, 3, 5, 7 एंड 9 ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली. यानी कि आप ये देखिए 1 में हमें एक ऑर्बिटल होता है, P में 3, D में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 7 में F में हमारे 7 और G में हमारे 9 ऑर्बिटल्स होते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज गिवन बाय एन स्क्वायर. यहाँ पर एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बच्चों आपने 12th क्लास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़कर आए होंगे, हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. सारा आपका जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, वो सॉरी 12th में जो पढ़ा हुआ है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे. अब बात आती है श्रोडिंजर्स इक्वेशन की. अब श्रोडिंजर्स इक्वेशन क्या है बच्चों? कि अ न्यू मॉडल ऑफ एटम नॉन एज क्वांटम मैकेनिज्म. यानी कि जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है वो किसके आधार पर बनाई गई है? क्वांटम मैकेनिज्म के मॉडल के आधार पर इसको डेवलप किया गया था 1920 में. और किसके आधार पर किया गया था? कि दो इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी है, एक तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा है हमने कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कण की तरह और तरंग की तरह व्यवहार करता है, और दूसरा हमने हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है जिसमें हमने ये देखा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसके पाए जाने की प्रायिकता क्या है. तो इन दोनों के आधार पर हमने श्रोडिंजर्स इक्वेशन को कैलकुलेट किया है. तो जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या है? ये आपकी श्रोडिंजर्स इक्वेशन है बच्चों. कई बार ये हाफ नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. तो यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0. यानी वेयर साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव विच इज नॉन एज वेव फंक्शन. हमारा साई यहाँ पर क्या है? वेव फंक्शन है. तो एक्स वाई जेड कहाँ पर क्या है? स्पेस कोऑर्डिनेशन है. एम यहाँ पर मास है, एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट और ई हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है. तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन में वेव इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट इक्वेशन है. ये कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है. अब ऑन सॉल्विंग श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन several solution are obtained out of which only certain solution are permissible. हमने बहुत सारे solutions निकाले मगर बहुत कम solutions ऐसे हैं जो कि permissible हैं. अब each permitted solution of wave function are known engine function, और जो permitted है उनको हमने क्या कहा है? engine function कहा है. It corresponding to a defined energy state known as orbital. The orbital is quantum mechanism along of the electron orbital possible by Bohr.
द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स हैं एटम में उसको हमने क्या कहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। विच दोज इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यदि वो मॉलिक्यूल के अंदर है तो उसको हमने क्या कहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंस इन अ एटम only specific or definite energy state are permitted is imply that an electron is in an atom can have only certain specific value of energy. In other word, energy of electron in an atom is quantized। यानी लास्ट में जो समराइज किया है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है। This may be concluded on the basis of wave mechanical model that define energy are present in atom। और ये किससे कैलकुलेटेड किया और किसके बेसिस पे, मैकेनिकल मॉडल जो है हमारा उसने डिफाइन किया है कि किसी भी एटम की जो एनर्जी है उसमें एटम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर, यानी कि साई और साई स्क्वायर क्या है। साई बच्चों यहाँ पर वेव फंक्शन है जो कि गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ होकर संयुक्त डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार साई का मान किसी समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साई का मान है वो क्या बता रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये एक अवस्था फलक है। फलन क्या होता है, फलन होता है कि साई की जो वैल्यू है वो क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बता रही है, जो इसकी गणितीय सार्थकता को प्रदर्शित करता है, परंतु साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, यानी कि इसकी कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, और साई का मान पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब यदि हम साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की व्याख्या करता है, यानी कि जो हमारा जो स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की प्रायिकता कौन तय करेगा, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम का वर्ग है, इसके द्वारा इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की साई स्क्वायर प्रायिकता प्रदर्शित की जाती है, अर्थात प्रायिकता घनत्व है। नाभिक से दूरी बढ़ने पर साई स्क्वायर के मान में कमी आती है, परंतु यह कभी भी शून्य नहीं होता, अतः 100% प्रायिकता की सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है। नाभिक के चारों ओर का यह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जहाँ पर मैक्सिमम पाई जाने की प्रायिकता होगी उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब आप देखिए जो आपका ए बना हुआ है ग्राफ, उसमें देखिए प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी कर्व इज 1s ऑर्बिटल की है और ये 2s ऑर्बिटल की है। द बाउंड्री सरफेस ऑफ साई स्क्वायर आर क्वाइट सिमिलर टू दैट of psi, however there is more many difference when psi may be negative sign in some region whereas psi square is always positive। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की जो प्रायिकता है उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यह यहाँ पर ग्राफ द्वारा आपको समझाया गया है। बच्चों ये तो आज हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। आज हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, और लास्ट में हमने सोरेंजस इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को समझा है। यदि आपको किसी भी तरह की चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।